नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साहब वनक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े वनीश वीर शर्मा सर, और आज बड़े भाई बात करने वाले हैं। नहीं, बात तो बाद में क्या करेंगे। एक मौलाना थे, कोई मौलाना तौकीर, वो आजकल न्यूज से सर गायब हो गए हैं। मैंने सुना है उनकी किस्मत बदल दी है योगी आदित्यनाथ ने। जी। जी और बंगाल वाकई। हाँ, कुछ कह रही हैं सर, आप। सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। मेन पार्ट में आज बंगाल में राज्यसभा बाईपोल बड़ा हैपनिंग टॉपिक चल रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों बातों पर बात करेंगे। जरा मौलाना का हालचाल ले लेते हैं। वाकई मौलाना तौकीर रजा, वही बरेली वाला मौलाना जिसने बरेली में दंगा कराया। सितंबर का महीना 2025, साल पूरे होने जा रहे हैं, लगभग साल पूरा होने जा रहा है। आई लव यू मोहम्मद नाम के एक खुरापात के बाद उसने बरेली की सड़कों पर कट्टरपंथियों को उतारा, जिहादियों को उतारा और बाकायदे दंगा प्लान किया। ये तो भला हो यूपी सरकार का, योगी आदित्यनाथ की पुलिस का, कि उसको रोका। 26 सितंबर 2025 को ये कांड उसने किया और 27 सितंबर को उसको अरेस्ट कर लिया योगी की पुलिस ने। ठीक है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ये चर्चा के काबिल भी नहीं होना चाहिए। भाई, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं। खुद अपने मुंह से बोलते हैं झंडों का टिकट रसीद कराया जाएगा, मिट्टी में मिला दूंगा, दुनिया भर का सारी बातें करते हैं। तो ऐसे में एक दंगाई मौलाना अरेस्ट हो गया, तो क्या इसमें नया क्या है? नया ये है कि ये मौलाना योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही पहली बार दंगा नहीं प्लान किया इसने। ये कांड पिछले 45 सालों से कर रहा था और 42 सालों में पहली बार यूपी की पुलिस की ये हिम्मत हुई, मुझे शर्म आ रही है कहने में, कि हिम्मत हुई कि मौलाना तौकीर रजा को अरेस्ट किया। 42 साल की हिस्ट्री है। इससे पहले मायावती की सरकार थी, उस समय इसी मौलाना तौकीर को एसपी ऑफिस में केवल 24 घंटे के लिए डिटेन किया जा सका था। ये थी उत्तर प्रदेश में इस मौलाना के सामने यूपी पुलिस की हैसियत। और 42 साल के बाद जब 27 सितंबर 2025 में यह मौलाना अरेस्ट हुआ, तो अभी तक जेल में सड़ रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं, तारीख है 10 जुलाई। एक महीना पहले 7 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी 1.5 दर्जन बेल एप्लीकेशन लगी, जो कि इसने लोअर कोर्ट से लगा के इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। ये इसकी 16वीं बेल एप्लीकेशन थी। आज से एक महीना पहले, एक महीने से भी ज्यादा हो गया ना, 7 तारीख को। और मालूम है, नामंजूर करते हुए, खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जस्टिस ने टिप्पणी क्या दी, ये महत्वपूर्ण है। जस्टिस ने कहा कि इस मौलाना को जमानत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ये मौलाना जमानत पाया तो ये दोबारा दंगा करेगा, कराएगा। अब जस्टिस ने ये क्यों कहा? कानून के आंख तो अंधे होते हैं, वो तो सबूतों पर चलता है। अब आंख की पट्टी खोल दी गई है, अलग बात है। लेकिन जस्टिस ने ये क्यों कहा? जस्टिस ये तब कहेगा जब सरकारी वकील, उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने पूरे दस्तावेज, पूरी पुष्टि, सारी चीजें रखी और अदालत कन्विंस हुई कि यस, अगर इसको जमानत दी, ये बाहर गया तो ये फिर दंगा कराएगा। तो चलिए, जेल में सड़ रहा है, अभी 1 महीने और बीत गए और अब एक लंबे वक्त तक जो भी लीगल प्रोसीजर्स जानते हैं कि एक जमानतों की एक श्रृंखला होती है। आप इतने बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, फिर उसके बाद एक आपको लंबा पॉज लेना होता है, उसके बाद ही आपकी कोई बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। तो चलिए, जेल में इंतजाम हो गया, लेकिन क्या इतने से ही कुछ हो जाएगा वो जेल में? भाई, आज नहीं तो कल जमानत पाएगा, छूट के आएगा। लेकिन योगी सरकार का जो ये बुलडोजर मॉडल है, या उनका जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है, ये काम कैसे करता है और क्यों जमानत नहीं मिल रही? दूसरा, इसका मंदिर कनेक्शन भी है। कैसे तकदीर बदली है योगी ने, आप देखिए। मौलाना की का मंदिर कनेक्शन, एक बैठकी जमीन जो कि मंदिर की जमीन थी, उसने मंदिर पर भी कब्जा करके वहां एक अपना बैठक खाना बनाया था, जहां वो दंगे बैठ के प्लान करता। योगी सरकार का ताला अब उसके बैठक खाने, यानी जो मूल रूप से मंदिर है, उस पर लगा हुआ है। 82 अरेस्ट हुए थे, 82 अरेस्ट हुए थे, इसके साथ सबको याद है।
210 करोड़ की इसकी और इसके एलाइज की प्रॉपर्टीज को अटैच किया था, कुछ को डिमोलिश किया था, कुछ को कुर्की की थी, ये भी सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है, जाके पढ़ लीजिए। फिर नया क्या है जो हम आप बात कर रहे हैं? दरअसल जब 1 महीने पहले इसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई और लंबे समय के लिए अब इसके बेल पर आने की कोई संभावना नहीं है, तो ये मत सोचिएगा दर्शकों की डरी थी योगी सरकार और इसलिए कहा कि अब ये जेल से बाहर नहीं आएगा तो चलो जल्दी से कार्रवाई कर लें ना। योगी सरकार ने अब मौलाना तौकीर की 124 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है इस 1 महीने के दौरान। ये उस 210 करोड़ की प्रॉपर्टी जो इसके और इसके 82 एलाइज से अटैच हुई थी, डिमोलिश हुई थी, कुर्क हुई थी, उससे अलग है। इसमें लैंड शामिल है, इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, इसमें ज्वेलरी है, नगद पैसे हैं, अकाउंट सारे पहले ही फ्रीज किया जा चुके हैं। ये है किसी भी दंगाई मानसिकता की पूरा ऑपरेशन करना। ये जान लीजिए, ऐसे जो लोग होते हैं आप उनको जेल में डाल दीजिए, ये थेथर लोग होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मौजूद हैं, वो फिर निकलेंगे, वो फिर वही काम करेंगे। योगी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है ये बाहर निकले तो हाथ में कटोरा या अपना टोपा उठाए और उसको भीख मांगे। दूसरी चीज, अब जरा पता करते हैं कि योगी सरकार के इस बुलडोजर मॉडल को असम से लेके उत्तराखंड से लेके और शुभेंदु अधिकारी तक इतनी सफलता से लागू कैसे कर पा रहे हैं। आप याद कीजिए दर्शकों, हम लोग उस भारत से बिलोंग करते हैं जहां पर एक नाली, सड़क, खरंजा या आपस किसी का विवाद हो, चाहे वो सिविल सूट हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हो, अधिकारी सस्पेंड करता था, कर्मचारी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता था, 2 मिनट में स्टे ऑर्डर लेके चला आता था। यही तो होता था जुडिशियल वर्किंग। कहीं किसी का नाली का विवाद है, डीएम कोर्ट में गया, वहां से स्टे लेके चला आया। यही तो होता था। लेकिन योगी सरकार लगातार बुलडोजर चलाती रही, एक भी स्टे ऑर्डर, अब 10 साल लगभग 27 में पूरे हो जाएंगे, मुझे कोई बता दे एक भी स्टे ऑर्डर क्यों नहीं आया। आखिर यही अदालतें हैं जो बात बात पर स्टे दे दिया करती। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया बुलडोजर वाला, आप सबको याद होगा कि 14 याचिकाएं थी, उनको क्लब किया सुप्रीम कोर्ट ने। और वकील कौन कौन खड़े हुए थे? अभिषेक मनु सिंघवी से लेके कपिल सिब्बल से लेके न जाने कौन कौन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 1 वीक के लिए फैसला रिजर्व किया था तो सेक्टर 16 छाप मीडिया की ब्रेकिंग याद है? थम गया योगी का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने चाबी छीन ली, टायर पंचर हो गया। अब एक होगी भी चला हंटर, अब बुलडोजर उन्हीं के घर पे चलेगा। यहां तक हुआ, तमाम यूट्यूबर 8 PM या तमाम इस तरह के लोगों के आप याद कीजिए। उसी समय मैंने प्रारब्ध पर एक सिंगल वीडियो करके बताया था कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते के बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो पूरे भारत में बुलडोजर चलने के रास्ता खोलने वाला होगा। और जब 1 वीक के बाद फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? किसी अवैध पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को हम नहीं रोक सकते और वैध पर बाबा बुलडोजर चलाता नहीं। तो जब वैध पर बाबा बुलडोजर चलाता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध पर बुलडोजर हम चलाने से रोकेंगे नहीं। और तो और 7 पेज का गाइडलाइन बनाया सुप्रीम कोर्ट ने और वो गाइडलाइन आज पूरे भारत में लागू है। बुलडोजर चलाने की एक पूरी तयशुदा प्रक्रिया है। योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत में अवैधता के खिलाफ बुलडोजर चलाने का सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड 7 पेज का गाइडलाइन उठा के भारत को दे दिया। ये सबसे बड़ा योगदान है। आज वही 7 पेज का लेते हैं हाथ में हेमंता विश्व शर्मा और बुलडोजर चलाते हैं। शुभेंदु अधिकारी वही 7 पेज की गाइडलाइन उठाते हैं, धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है, धामी साहब वही चला रहा है। अब ये होता कैसे? 2 मिनट में मैं इसका मैकेनिज्म आपको समझाता हूं कि यूपी में योगी सरकार ने इसका मैकेनिज्म कैसे तैयार किया। तौकीर राजा का ही उदाहरण लेते हैं। चलिए, तौकीर राजा दंगाई निकला, 26 को दंगा किया, 27 को अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट के बाद क्या होता है? जो अपराध में अरेस्ट किया गया है, पुलिस उसकी सारी फैक्ट और फिगर निकालती है, तैयार करती है, फाइल बनाती है। अच्छा, पुलिसिंग का ये बहुत सामान्य सा काम है कि जब कोई आदमी अरेस्ट हुआ तो जरा उसका बैकग्राउंड भी खंगालती है कि ये पहला काम है इसका, पहली पॉकेटमारी किया है इसने, या ये कोई और काम करता है, या इसका बैकग्राउंड क्या है।
तो मौलाना तौकीर रजा की और सारी फाइलें अब एसपी ऑफिस में यानी पुलिस के दफ्तर में तैयार हो रही है। ठीक। अब बीएनएस की तमाम धाराएं पुलिस लगाएगी, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट सुनेगी, चार्जशीट लगाएगी, या करेगी वाह करेगी, ये प्रक्रिया होती है। छोड़, योगी जी इतने तक नहीं रुकते। योगी ने क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है, तौकीर रजा अरेस्ट हुआ, क्राइम बीएनएस जहां जहां अप्लाई होता है वो तो पुलिस साहब अपना काम कर रहे हैं, दरोगा से लेकर सिपाही तक, एसपी तक, डीआईजी जो भी इन्वॉल्व। उसके बाद योगी जी कहते हैं अच्छा, योगी का ये तंत्र जो प्रक्रिया है वो कहती है कि अच्छा ये रहता भी तो कहीं होगा। बोले हाँ साहब, इसके पास घर है, मकान है, दुकान है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, फिर राजस्व डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है कि इसकी संपत्तियों का पता लगाओ, इसके मकान, खेत, जमीन, दुकान, गोदाम, बैठक, मुर्गी खाना, दड़वा खाना, इस सब का पता लगाओ। वो निकलता है। अब रेवेन्यू जब पता लगा लेगा तो रेवेन्यू क्या करेगा, उसका अगला काम होता है कि उसकी वैधता इवेल्युएट करना, कि ये इंक्रोचमेंट है, गवर्नमेंट जमीन में है, कब्जा करके बनाया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना वो काम करता है, यानी डीएम साहब से लेके तहसीलदार और मुंशी नीचे मुनीब तक इस काम में जुटे होते हैं। उसमें अवैध निकला, बुलडोजर आ गया। उसमें इंक्रोचमेंट निकला, बुलडोजर आ गया। अब मान लीजिए किसी ने कोई अवैध जमीन कब्जा नहीं की है, अपराधी ने, मान लीजिए, और उसने मकान बनाया है, मकान है उसके पास, तो फिर वो अथॉरिटीज उसमें लग जाती हैं। तीसरा इन्वॉल्वमेंट होता है रेवेन्यू के बाद। जैसे अगर वो नगर निगम की सीमा में है तो नगर निगम लग जाएगा, अगर नगर पालिका है, तालुका है, तहसील है, यहां तक कि पंचायत तक लग जाता है, क्योंकि गांव में भी अवैध पर बुलडोजर चला है उत्तर प्रदेश में, और चलता है, लगातार चल रहा है। इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं अवैधता के खिलाफ बुलडोजर चल रहा होगा। तो अब क्या होता है, आप मुझे ये बताइए, भारत में हमारे आप सहित, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं ऑन वीडियो, 100% जो नक्शे जमा कराए जाते हैं उस पैरामीटर को फॉलो करके कोई मकान नहीं बना हुआ होता है। ये स्वीकार करिए ईमानदारी से। नहीं, इस सबका है तब फिर 99.99999% कोई 0.001 ही होगा जो कैटेगरी में नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, ये तो अभी सफेद सफेद बातें करें तो फिर वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड फैक्ट यही है कि किसी का मकान, अगर नगर निगम या आपका कोई ऐसी अथॉरिटी चाहे कि जो नक्शा आपने जमा कराया उसके अकॉर्डिंग मकान बनाया है, इंक्रोचमेंट निकलेगा। चाहे वो ग्रीन बेल्ट छोड़ने का हो, चाहे साइड छोड़ने का हो, चाहे मकान की हाइट हो, चाहे ये तमाम चीजें होती हैं। और आज आपको बता दूं, एक बड़ा आरटीओ का वकील लीजिए, शोरूम से गाड़ी लीजिए और उसको कहिए सारे नॉर्म्स पूरा करा के रजिस्ट्रेशन करा के दो, लेकिन अगर एक यातायात का पुलिस वाला अगर चाह ले कि चालान करना है, चालान कर देगा, क्योंकि सारे पैरामीटर्स पूरे नहीं होते। तो अब योगी सरकार का क्या होता है कि ठीक है, तूने अपनी कमाई से मकान बनाया है, कोई अवैधता नहीं की है, फिर भी बुलडोजर तो आएगा बेटा। अब वो कैसे आएगा, नक्शा निकालो, नक्शा के अकॉर्डिंग मकान बना है क्या, नहीं बना है, छज्जा इनक्लोज्ड है, तोड़ो छज्जा। इसका वो एक उदाहरण आपको देता हूं प्रैक्टिकल। दूसरा, याद कीजिए बहराइच में दुर्गा पूजा के दौरान एक हिंदू युवक की नृशंस से हत्या की गई, याद है? उसके बाद कार्रवाई कैसे हुई, पता चला कि उसके नाम तो कोई मकान नहीं है, लेकिन उसके अब्बू के नाम मकान है। अब वहां पर बहराइच की अथॉरिटी उस सड़क को चौड़ा करने का प्रस्ताव पहले से अभियान चला रही थी, बीच में दुर्गा पूजा के दौरान उसको रोक दिया गया था। जैसे ही यह हत्या हुई, अपराधी पकड़ा गया, उसके मकान को चौड़ीकरण में दबिश कर दिया गया, बुलडोजर चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोका, हाई कोर्ट रोक सकी नहीं, रोक सकी। ये एक मैकेनिज्म योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में तैयार किया है। ये जो एक सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म है, ये वो रास्ता खोलता है कि कहीं से कोई राहत नहीं मिलती किसी कोर्ट से, और बुलडोजर चलता जाता है। तो आप देखें, मौलाना तौकीर जैसा दंगाई जेल में है, जमानत नहीं हो रही क्योंकि मिसिल बहुत टाइट है। जिन दर्शकों को मिसिल शब्द जो है नया लग रहा हो, तो कोर्ट कचहरी की भाषा में जो फाइल तैयार की जाती है उसको मिसिल बोलते हैं। तो मिसिल इतनी स्ट्रांग है कि जमानत नहीं हो रही। जज इतने कन्विंस्ड हैं कि ये फिर दंगा करेगा, इसलिए जमानत नहीं हो रही। 82 अभी भी अंदर हैं। 220 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले ही नप चुकी, 124 करोड़ की प्रॉपर्टी फिर नप गई। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसे में मौलाना तौकीर की तकदीर योगी ने बदली नहीं? बदली तो दी, बदल गई तकदीर।
बिल्कुल बदल सर कितना गरीब मौलाना है कि 124 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो गई, बस 124 करोड़ ही तो है सर। आप और हम जैसे तो 2-4 करोड़ में भी मतलब अपना घर बनवा लेते हैं, पर देखिए ना 124 करोड़ कितना गरीब मौलाना है। सॉरी, बहुत नहीं मेरे नहीं, इसलिए। इससे भी आगे ये देखिए कि मान लीजिए कपिल सिब्बल जैसे और तमाम वकील जो हैं इस मामले में जो गए थे बुलडोजर वाले मामले में, मौलाना तौकीर रजा के लिए अब तक वकीलों की तो फौज खड़ी हो जानी चाहिए, और क्या खड़ी नहीं हुई? आपको पता है, शुरुआती 2 महीने मौलाना तौकीर ने अपने लोगों को हाथ जोड़ के इल्तिजा करके रोका था कि भैया मेरे हुजूर माई बाप मेरी जमानत के लिए मत पहुंचना। उसको एनकाउंटर ये कर उम्मीद रखा। थी उसको ये उम्मीद थी कि वो वादा माफ गवाह तक की उसने पेशकश की। मैं अपने सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं कि क्योंकि उसे पता था कि योगी जी जब कुंडली तैयार करते हैं उनका मैकेनिज्म ऐसा बन चुका है कि फिर होगा नहीं। तो उसने एक लीवरेज पाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ कहाँ मिलना है। और यही वजह है कि चंदा जुटा के, खैरात जुटा के और फॉरेन की फंडिंग से तैयार। और एक चीज और बताऊंगा, ये सब अब धीरे धीरे क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती, और इसीलिए मैं केंद्र और राज्य का जो बीजेपी का एक डबल इंजन कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बहुत ध्यान से इस पर स्टडी कर रहा हूं, और मैं पा रहा हूं कि वाकई एक राजनीति का और एडमिनिस्ट्रेशन का नया मॉडल तैयार हो रहा है भारत के अंदर, जो अब तक नहीं था। आप इसको बीजेपी की माइक्रो स्पेशलाइजेशन कह सकती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्किन का एक डॉक्टर वो करा, नहीं, उसमें भी माइक्रो स्पेशलाइजेशन। जैसे बंगाल में भाजपा लड़ रही है तो बंगाली भारतीय जनता पार्टी बनके, पंजाब में लड़ेगी आपको पंजाबी भारतीय जनता पार्टी बनके लड़ते हुए दिखाई दे। आने दीजिए तमिलनाडु में, अन्ना मलाई इतनी मुस्कान के साथ जो अलग होके गए हैं, वहां पर तमिलनाडु भाजपा बनके चुनाव लड़ी। अब अगर नहीं फॉरेन फंडिंग वाले तमाम लोग खड़े हो रहे हैं, तो क्या इसमें केंद्र सरकार और मोटा भाई का एफसीआरए वाला कानून काम नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो ये पूरा सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब जाके होता है जी। सर मुझे वो आपके पीछे ब्रह्मोस बड़ा अच्छा लग रहा है। ब्रह्मोस मॉडल बड़ा अच्छा लग रहा है, जो पीछे यस आपने यस, रखा श्योर्स। है। जी, ऑल्टरनेट मीडिया में हमने ये डिज़ाइन किया था इस बार। सो रियली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर फॉर पुटिंग इट अप देयर। हमारी कमिटमेंट रहती है देश के प्रति। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, बंगाल राज्यसभा बाईपोल। जी सर। बिल्कुल, सबसे पहले तो आइए हम दोनों मिलके बीजेपी की कड़ी निंदा कर दिया जाए। निंदा करना बनता है। हुँ। आपने फिर अपनी धुलाई मशीन काम पे लगा दी। आपने सुष्मिता देव, शुभेंदु शेखर राय और प्रकाश बराई, ये तीनों बीजेपी लोगों में ने रिजाइन किया था राज्यसभा से, टीएमसी हुँ, के। हुँ। और कल आपने पार्टी ज्वाइन कराई, और उसके बाद राज्यसभा बाईपोल का उम्मीदवार बना दिया। तो आलोचना कर दी जाए, कर देते हैं वॉशिंग आलोचना। लेकिन वॉशिंग लेकिन लेकिन शमीक भट्टाचार्य ने कल जब पार्टी ज्वाइन कराई, तो उन्होंने कहा कि ये अपवाद है। और वाकई में ये सही बात है कि ये तीनों नेता ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन किया, इसके अलावा किसी ने और रिजाइन नहीं किया। अपनी राज्यसभा सांसदी इन्होंने छोड़ी। और शमीक भट्टाचार्य ने जब ज्वाइन कराया तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर आरोप नहीं है, और हकीकत है कि इनका जो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र, वो पाक साफ है, टीएमसी टाइप नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, देखिए, मोदी और शाह को केंद्र की राजनीति करनी है, बीजेपी को सेंटर की राजनीति करनी है, और बड़े बड़े काम करने हैं। जिस तरीके से डीलिमिटेशन और महिला बिल पर हमने हारते हुए देखा है जी, हारते हुए देखा है मोदी सरकार को, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार को ये पता लग गया है कि हमें अगर बड़े फैसले करने हैं तो ये ऐसा विपक्ष है जो सहयोग नहीं करेगा। यहां तक कि जब महिला आरक्षण में सहयोग नहीं कर सकता, उन्होंने शुरुआत इसीलिए महिला आरक्षण से किया कि इस पर तो कहीं विरोध होना ही नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष का चरित्र उन्होंने देख लिया कि ये नहीं करने देंगे, और काम आपके पास बड़े बड़े हैं, आपको डीलिमिटेशन करना ही करना है, आपको महिला आरक्षण लाना ही लाना है। सेंट्रल विस्टा में नई संसद बनाने के बाद आप क्या मतलब कुर्सियों को खाली छोड़ने के लिए आपने बना रखा है? नहीं, डीलिमिटेशन ड्यू है। ऐसे बहुत से काम ड्यू थे जो भारत
कि यही सरकार मोदी सरकार के जिम्मे पड़े हैं। एसआईआर ड्यू नहीं था, बड़ा नाटक किया। तो मोदी सरकार को किसी चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं, उनके काम निरंतर चल रहे हैं। तो ये अब इन तीनों के जीतने के बाद, अच्छा लोग कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं कि ये तीनों जीत रहे हैं, तो भैया बता देता हूं कैसे जीत रहे हैं। जीतने का साहब ये है कि बंगाल की विधानसभा में बीजेपी के 208 विधायक हैं। अब इनको हराने के लिए अपोजिशन को कम से कम 70 वोट की जरूरत है। ठीक, तो बड़ा साफ है कि भाई ममता के जो तृणमूल है उसके पास 80 एमएलए हैं। क्या 80 हैं? 80 नहीं है, 60 तो चले गए ऋतुव्रत बनर्जी के साथ। यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास आज की डेट में बंगाल विधानसभा में केवल 20 विधायक हैं। 70 हराने के लिए चाहिए, तो ये तीनों जीत रहे हैं। ममता बनर्जी के पास कोई ताकत नहीं है कि इनको वो हरा सके। अब आते हैं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब देखिए ये वॉशिंग मशीन फिर से ऑन कर दिया बीजेपी, तो वो बता दें, इस बात का जवाब दें। और कुछ राष्ट्रवादी भी फटाफट उठाते हैं इस सवाल को, भावुक हैं बेचारे, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा। वो भावना में आके बह जाते हैं, तुरंत कहते हैं अब फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है, मोदी ये क्या कर रहे हैं, शाह ये क्या कर रहे हैं। भाई साहब, असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे जिसको अपना नायक चुना, हेमंता विश्व शर्मा, वो कहां से आते हैं? कांग्रेस के बैकग्राउंड से। बंगाल की जनता ने शुभेंदु अधिकारी को अपना नायक, अपना भाई, अपना बेटा समझ के भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे इतना प्रचंड बहुमत दिया, इतिहास बदल दिया और भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। इस बैकग्राउंड से आते हैं, टीएमसी के बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसलिए जनता उसे अच्छी तरह महसूस कर रही है। तो जरा हमें आराम रहना चाहिए, वरना तो मैं सवाल पूछ लूं, हेमंता को क्यों लाए आप, क्यों नायक बना के बैठा है, शुभेंदु को क्यों ना। और एक और याद दिलाता हूं जरा दूसरे तरीके की बात। जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ी बेचैनी थी कि साहब ये क्या हो गया, क्यों बनाया। फिल्म आई, फिल्म के जरिए ही सही, लेकिन ये पता, और उस समय शायद मैंने भी आपके साथ आपके चैनल पे बात की थी, जरूर की थी, क्योंकि वो कहा हुआ वाक्य मुझे याद आ रहा है। उस आलोचना के सामने मैं यही कहता था कि चाहे किसी का सीना चीर देना हो या उसके दिल में आपको अपनी जगह बनानी हो, दोनों ही स्थितियों में आपके हाथों का उसके सीने तक पहुंचना जरूरी है। पहला प्राइम है, फिल्म के जरिए ही सही, लेकिन हमें पता चला कि आर्टिकल 335 कैपिटल ए हटाने का वो मामला कैसे तैयार हुआ, जब सरकार में पार्टिसिपेट करते हुए सरकारी फाइलों, खाकी फाइलों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बनी और वहां से वो सूत्र निकला कि कैसे 370 खत्म किया जाए। तो इसलिए जब कोई बड़े काम करने होते हैं तो इस तरह की चीजें आती है। अब जरा बात कर लेते हैं कि बंगाल की जनता इस 3 इंडक्शन को कैसे लेगी। इसका जवाब बंगाल की जनता के राजनीतिक चरित्र में ही है। बंगाल की जनता 5 साल के लिए रोटी नहीं बनाती और 5 साल के बाद उसको नहीं पलटती। वह जिस भी पार्टी को सत्ता में लाती है उसको पूरा भरपूर समय देती है, आराम से बाबू मोशाय बन के 5 साल देखती है, 5 साल के बाद एक और 5 साल देखती है। उदाहरण, जब उसने कांग्रेस को देखा तो 25 साल देखा, उसके बाद तय किया नहीं अब इसको हटाते हैं। जब उसने लेफ्ट को देखा तो 34 साल 34 इयर्स देखा और तब डिसाइड किया कि ना 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 बाबा इनको हटाओ। सबसे कम अगर उसने अवसर दिया तो वो भी 15 साल का दिया ममता बनर्जी को, और तब ये सत्ता परिवर्तन किया है। तो बंगाल अपनी समस्याओं को जानता है। बंगाल ने जिस टीएमसी के बैकग्राउंड वाले शुभेंदु को स्वीकार किया, वही बंगाल पूरे इत्मीनान के साथ अपने मुद्दों को हल होने का समय देगा। इसलिए बंगाल से ऐसे किसी भी असंतोष की आपको खबर नहीं सुनाई देगी। अंतिम बात, श्रमिक भट्टाचार्य ने जब कल कहा कि एक्सेप्शन है ये तीनों इंडक्शन, तो क्या बीजेपी ने एक नया रास्ता नहीं निकाला है? ये भी एक नए तरीके की पॉलिटिक्स है। उन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन की सेवा थोड़े दिन बंद है। जब सांसदों ने टीएमसी के कहा कि नहीं अब हम वहां नहीं रहेंगे, हमको आना है, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ तो नहीं आना है। फिर उन्होंने एक ऐसी त्रिपुरा वाली पार्टी को खोज के निकाला जिसका उसको ही नहीं पता बेचारे प्रेसिडेंट को।
हाँ, दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स जी। भाई उस प्रेसिडेंट को ही नहीं पता कि मेरी पार्टी कहाँ है, कौन सी पार्टी है, और अमित भाई शाह निकाल रहा है ये भाई ये तुम्हारी पार्टी है दादा। और फिर अचानक उसको कहा नींद से जगा के कि सुनो ये सिर्फ तुम्हारी पार्टी नहीं है, 20 लोग और 20-22 सांसदों वाली पार्टी है। वो तो बेचारा बेहोश होने बचा होगा कि अरे भैया हमारे पास 20-22 सांसद कहाँ से आ गए। उनका स्वागत कहाँ किया? एनडीए में। एनडीए का दरवाजा सबके लिए खुला है, जो आना चाहे आए, डीएमके एनडीए में आना चाहे आए, ये लोग डीएमके में आना एनडीए में आना चाहें आए, एनडीए में सबका स्वागत है। और एनडीए के नंबर से ही संसद में आपको सत्ता और सरकार के साथ दिखाई देंगे। और जो डेमोक्रेसी का मॉडल हमने अपनाया है ना, इसमें आपको वो मुंडी गिननी होती है, तो मुंडी की तो जरूरत आपको पड़ेगी ही। तो इसलिए शुचिता भी बनाए रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नए तरीके की डायनामिक्स पैदा किया है भाजपा ने, और जो अब तक सफल नजर आ रही है। कम से कम उसने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसने अपने एजेंडा से समझौता नहीं किया, और उसी के साथ साथ उसने नंबर भी जुटाने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इसे दो तरीके से देखना चाहिए। केंद्र की आवश्यकता क्या है? केंद्र में उन्हें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो वो चाहिए। दूसरा राज्य का क्या है? तो राज्य और केंद्र के सपोर्ट के साथ। तो ये नई डायनामिक्स है, और आप देखिए कि किस तरीके से संख्या से ही ये इंश्योर है कि ये तीनों जीत के जाएंगे। और जीत के जाएंगे तो क्या होगा, ये अभी अंत में बताता हूं। इन तीनों के जीतने के बाद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की संख्या अकेले दम पर, एनडीए नहीं, बीजेपी की संख्या हो जाएगी 117 एमपीज की राज्यसभा में। और ये पहला बार होगा स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार रहने के बाद कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास 117 यानी इतनी बड़ी संख्या के राज्यसभा सांसद हो। तो कई सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 42 साल के बाद उधर मौलाना तौकीर जेल गया, इधर राजीव गांधी के बाद जो है पहली बार 117 के साथ भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में राज्यसभा में बैठेगी, काम करेगी। इसे इस रूप में देखना चाहिए। तो एक तरफ तकदीर बदल रही, दूसरी तरफ बंगाल में तकदीर बदल रही, तो दोनों चीजें अलग है। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, और ऑल्टरनेट मीडिया पे हम आप सभी को अपडेटेड रखेंगे। बट मैं बोलती हूँ जब 2014 के बाद राजनीति सिर्फ बड़ी मजेदार हो गई है। उससे पहले एकता कपूर के सीरियल ही सिर्फ डिश डिश स्टाइल में चलते थे, बट अब ऐसा लगता है पॉलिटिक्स में जो मजा आता है, वो जो चक्रव्यूह रचते हैं शाह, और जो जिस तरीके से माइक्रो प्लानिंग होती है, इंटेलिजेंस मिलिशिया मैं बोलूंगी जो उनका है, लिटरली इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो अनमैच्ड है। वो छोटी अच्छा मोटी एक चीज पार्टी, और मुझे कांग्रेस छोटी मोटी पार्टी लगते हैं उनके सामने जी। गायत्री जी, एक चीज और, ये मोटा भाई लोग जो हैं ये केवल ये नहीं करते कि चलो भाई यहाँ कुछ इंटरटेनमेंट हो रहा है, वहां इलेक्शन लड़ रही है उसमें इंटरटेनमेंट हो रहा है, नहीं, समय समय पर ये सर्कस और नुमाइशें वो भी लगा के इंतजाम करते हैं। जंतर मंतर पर इस समय एक सर्कस और नुमाइश लगा रखा है कि इससे भी इंटरटेन होइए आपको। एंटरटेनमेंट, वो डर्टी डर्टी पिक्चर का हमें वो था ना डायलॉग कि भारत की जनता को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। इस बार जो एंटरटेनमेंट हो रहा है वो सीरियस एंटरटेनमेंट हो रहा है, डार्क ह्यूमर नहीं बोलूंगी, सीरियस मजे वाला। सो स्टे ट्यून। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।